चलिए सर, आप शुरू कर दीजिए। नमस्कार, सिनेमा हॉल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जबरी मल पारक साहब से बात कर रहा हूं। आप इन्हें पहले भी सिनेमा हॉल पे सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज की बात हम फिल्म समीक्षा, फिल्म क्रिटिसिज्म को लेके करेंगे। सबसे पहले, क्या मानते हैं आपके फिल्म क्रिटिसिज्म कितना जरूरी रह गया है आजकल? देखिए, साहित्य हो या सिनेमा या कोई भी कला की कोई भी विधा हो, मेरा ऐसा मानना है कि सिनेमा भी एक कला है। भले ये जरूर है कि व्यावसायिकता उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन कला है। तो कोई भी कला जिसकी रचना होती है उसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए। बिना समीक्षा के आप किसी भी रचना के आगे विकास की संभावना को अवरुद्ध कर देते हैं। यह बहुत जरूरी है कि कोई भी नई कृति सामने आए तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। उसके बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें लिखना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो किस तरह की है। तो सिनेमा के लिए भी मैं समझता हूँ कि सिनेमा के लिए भी समीक्षा बहुत जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि साहित्य के लिए जरूरी होती है। लेकिन दिक्कत दो तरह की है हिंदी से, खास तौर पर हिंदी सिनेमा को लेकर। एक तो क्या है कि सिनेमा की समीक्षा की जो हिंदी में लंबे समय से जो परंपरा रही है वो काफी, कहना चाहिए कि चलताऊ किस्म की है। यानी कि वो सिनेमा को पूरी गंभीरता के साथ नहीं लेती। वो सिर्फ उस इम्पैक्ट की बात करते हैं जो फिल्म देखते ही सबसे पहले हमारे पर दिखाई, एक दर्शक पर, सामान्य दर्शक पर दिखाई देता है। जबकि इस बात को भी क्रिटिसिज्म में शामिल किया जाना चाहिए कि फिल्म क्यों बनाई गई है, किस तरह बनाई गई है, और उसके बाद में उसके प्रभाव की चर्चा भी की जानी चाहिए, जो सामान्य दर्शक को लेकर भी और एक स्थायी प्रभाव जो होता है उसको लेकर भी। कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म आज बहुत लोकप्रिय हो रही हो वो 20 साल बाद में भी उतनी ही लोकप्रिय हो सकता है कि उसे भुला दिया जाए। आपको मैं साहित्य का उदाहरण दे सकता हूँ। गुलशन नंदा बहुत लोकप्रिय थे, उनकी एक एक उपन्यास के 5-5 लाख प्रतियां छपी है, लेकिन आज कितने लोग गुलशन नंदा को याद करते हैं? उसकी तुलना अगर हम प्रेमचंद से करें, रविंद्रनाथ से करें, ऐसे महान लेखकों से करें, तो उनकी कृतियां तो कभी 5 लाख नहीं छपी, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी पढ़े जाते हैं, उनकी आज भी चर्चा होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिनेमा पर भी जब बात करें तो इस बात को देखें कि एक ऐतिहासिक रूप से एक स्थायित्व उस सिनेमा में है या नहीं। ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म यानी समीक्षा होने के लिए समीक्षक को उस माध्यम के बारे में जानना चाहिए। बिना जाने जो लिखते हैं वो कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। मैंने देखा है, केवल समीक्षक ही नहीं, जो सिनेमा पर काम करते हैं, शोध कार्य करते हैं, वो भी सिनेमा माध्यम की विशिष्टता को जाने बिना काम करते हैं। तब क्या होता है? तब होता यह है कि वो फिल्म की जो कहानी है केवल उसकी समीक्षा करते हैं। फिल्म माध्यम की उनकी समझ न होने के कारण फिल्म को एक दृश्य माध्यम के रूप में कैसे पेश किया गया है उसे नहीं देखते। वास्तव में शब्दों से सिनेमा की कहानी नहीं लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है दृश्यों से। इसलिए आपको दृश्यों की समझ होनी चाहिए, और वो दृश्यों की समझ का मतलब ये होता है कि जिसे आप देख रहे हैं वो केवल जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है, बल्कि उसके साथ जो संवाद है, जो ध्वनियां है, जो उसके पीछे की एम्बियंस है, उसका जो परिवेश है, वो सब भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं उन एक्टरों का अभिनय भी, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैं आपको तीसरी कसम का एक उदाहरण देता हूँ। तीसरी कसम में जो वहीदा रहमान ने हीराबाई की भूमिका निभाई थी, उस हीराबाई की भूमिका का एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ कि वो हीरामन को मंच पर, यानी कि जहां पर नाटक खेला जा रहा है, वहां पर
बैठकर वो दोनों नाटक देख रहे हैं वो, और उस नाटक को देखते हुए हीरामन का ध्यान नाटक पर है, हीराबाई का ध्यान नाटक पर भी है, लेकिन हीरामन की तरफ भी है। और नाटक देखते देखते वो उसकी बाह पर हाथ रखती है, पहले एक बार रखती है, फिर दूसरी बार देखती है, फिर वो हीरामन उसकी तरफ देखता है, वो मुस्कुराती है। आप ये देखिए कि ये शब्दों से नहीं हुआ है, ये सिर्फ दृश्य से हुआ है। और इस दृश्य के द्वारा हीराबाई, हीरामन के प्रति उसके मन में जो लगाव पैदा हुआ है, जो स्नेह पैदा हुआ है, उस स्नेह की अभिव्यक्ति है। आप अगर फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं और इस बारीकी को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप फिल्म की समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए उस माध्यम को समझना बहुत जरूरी है। आप उस पार्श्व संगीत को बहुत समझना जरूरी है जो भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। संवादों के उस निहितार्थ को समझना बहुत जरूरी है, और उस एम्बियंस को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर किस तरह से कैमरे का इस्तेमाल किया गया। बहुत विस्तार से जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि समीक्षा की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, समीक्षा के लिए समीक्षक को उस माध्यम को समझने की जरूरत है। और नंबर 3, उसे ये भी समझने की जरूरत है कि सिनेमा एक अलग तरह का कला माध्यम है, वह साहित्य नहीं है, वो कोई और माध्यम नहीं है, वो बिल्कुल अलग कला माध्यम है। इसलिए उसकी विशिष्टता को समझकर ही उन्हें समीक्षा की तरह प्रवृत्त होना चाहिए। इससे जो दर्शक अगर उनके बीच में वो समीक्षा जाती है तो फिल्म की उनकी समझ भी बनेगी। तब वो पहचान सकेंगे कि एक औसत फिल्म जो भले ही मनोरंजन दे रही हो और एक वह फिल्म जो रचनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अंतर को समझ सकेंगे। तब वो समझ सकेंगे कि हम आपके हैं कौन और तीसरी कसम में क्या फर्क है। और ये समझ पैदा होना जो है, और ये समझ पैदा करना समीक्षक का एक तरह से न केवल उस कला माध्यम के प्रति उसका दायित्व है, बल्कि यह एक सामाजिक दायित्व भी है। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हम और आप, मैं अजय ब्रह्मात्मा, आप जबरीमल पारक, हम दोनों समीक्षाएं करते हैं। मेरी समीक्षा की चुनौतियां हैं कि मुझे तत्काल 2 घंटे के अंदर रिव्यू डाल देना होता है। आपके साथ मैं कहूँगा कि सुविधा है कि आप 2 महीने के बाद भी रिव्यू डाल सकते हैं। आपके पास एक ठहराव है, मेरे पास एक जल्दबाजी है। ऐसे में हम दोनों की भूमिकाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा काम महत्वपूर्ण है कि आपका काम महत्वपूर्ण है, दोनों का महत्व अलग अलग किस्म का है, अलग स्वभाव का है। ऐसे में जो लोग सीखना चाह रहे हैं फिल्म क्रिटिसिज्म या आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक तो तात्कालिक प्रभाव के लिए हम लिखते हैं तात्कालिक तरीके से, एक तरफ आप हैं जहां सारे संदर्भ आपके पास रहते हैं और फिर आप मूल्यांकन करते हैं। वैसे में एक नए व्यक्ति के लिए क्या राह आसान होगी और क्या राह चुननी चाहिए उसको? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने जो अभी बातें कही उसका अपना एक महत्व है, लेकिन आपका यह सवाल बहुत जरूरी सवाल है कि एक फिल्म जो अभी रिलीज हुई है फ्राइडे को, शुक्रवार को, और उस पर एक तत्काल समीक्षा लिखी जानी है। उस तत्काल समीक्षा लिखने का एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये होता है कि जो दर्शक है, जो इंतजार करते हैं कि जो समीक्षक फिल्मों की समीक्षा लिखने वाले हैं, वो उनको गाइड करे, उनको बताए कि क्या वह फिल्म देखनी चाहिए, और ये भी देखे कि वो इस तरह की फिल्म जो है उनमें से वो चयन कर सके। तो यह बहुत जरूरी है कि यह निश्चित रूप से बहुत लंबी समीक्षा नहीं हो सकती, बहुत गहराई से नहीं हो सकती। मेरा अपना विचार है कि जो पहली बात मैंने कही थी उस बात का अपना महत्व है, लेकिन अगर वह समीक्षक जो तात्कालिक मतलब तत्काल लिखी जाने वाली समीक्षा लिख रहा है, अगर उसके पास वह फिल्म की वह समझ है, वो दृष्टि है, तो वह 2 काम जरूर करेगा तत्काल लिखी जाने वाली समीक्षा में। नंबर 1 तो वो यह पहचान सकेगा कि यह फिल्म किस तरह के दर्शकों के लिए है, एक। दूसरा, इस फिल्म को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। ये 2 चीजें
वो जरूर उस समीक्षा में दिखाना चाहिए उसे। तीसरी बात है कि हर एक फिल्म मतलब हर कला माध्यम की एक सामाजिक भूमिका होती है। उस सामाजिक भूमिका के बारे में जरूर फिल्मकार को बताना चाहिए कि ये फिल्म समाज में किस तरह का रोल प्ले करेगी। क्योंकि सिनेमा जो है, अगर हम आधुनिक शब्दावली का प्रयोग करें तो सिनेमा भी एक सामाजिक उत्पाद है, और सामाजिक उत्पाद के कारण वो समाज के रूपांतरण में, समाज में किसी न किसी तरह का असर जरूर पैदा करती है। अगर वह असर पैदा करती है तो हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह का असर पैदा करेगी, वो किस तरह के लोगों को बताएगी। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कथा बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 चीजें जो पहली बार देखने पर भी पहचानी जा सकती है कि फिल्म किन के लिए है, इस फिल्म के माध्यम से फिल्मकार क्या कहना चाहते हैं, और इसका सामाजिक प्रभाव किस तरह का होगा। ये 3 चीजें हैं तो निश्चित रूप से पहले वाली समीक्षा में भी वो कर सकता है, और उससे करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आज नहीं पहले से ही कई बार ऐसा होता है कि वो एक तरह का जजमेंट देते हैं। मेरा अपना विचार है कि जजमेंट देने की बजाय ये 3 बातें वो बताए और दर्शकों को ये तय करने दे कि उन्हें इन तीनों बातें जो लिखी गई है, जिससे कि ईमानदारी से लिखी जानी है, किसी बाहरी दबाव या प्रभाव में आकर उसे नहीं लिखना चाहिए। वो अगर वो लिख रहा है तो वो निर्णय ले सकता है कि क्या है। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि जैसे स्टार दे दिया कि ये 3 स्टार फिल्म है, ये 4 स्टार फिल्म है, ये 2 स्टार नहीं। आप अगर ये 3 बातें बता देंगे तो मैं समझता हूं कि दर्शक खुद तय कर लेगा। और दूसरा यह है कि समीक्षा के माध्यम से समीक्षक की भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है, एक यह प्रतिष्ठा बनती है कि ये जो व्यक्ति है जो समीक्षा लिख रहा है, ये ईमानदारी से लिखता है, इसे फिल्म की समझ है, ये फिल्म माध्यम को अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए इसने भले ही 200-300 शब्दों में, 500 शब्दों में लिखा है, लेकिन इसने जो लिखा है वो फिल्म के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लिखा है। हमारी एक मित्र ने कहा था कि हमें सिनेमा के प्रति हमारे मन में इज्जत होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि समीक्षक को पूरी, मतलब कोई भी फिल्म किसी भी मकसद से बनाई गई हो, उसको पूरी इज्जत देते हुए देखकर जो उसकी जो 3 बातें मैंने कही है उसको ध्यान में रखकर उसे लिखना चाहिए। लेकिन अभी सोशल मीडिया के उभार के बाद से या विस्फोट के बाद से ऐसा हो गया है कि हर दर्शक एक समीक्षक है और अपनी राय रख के जाता है। वैसे में कई लोग अब ये मानने लगे कि समीक्षकों की भूमिका समाप्त हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं रह गई है उनकी। मेरा अपना मानना है कि समीक्षक की भूमिका हमेशा रहेगी, जैसा कि आपने पहले भी कहा। दिक्कत एक जो अभी मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपसे इसका जवाब भी चाहूँगा कि हम जैसे ही कोई समीक्षा करते हैं और इन दिनों जैसे दक्षिणपंथी सोच की फिल्में आ रही हैं, उनके बारे में हम जैसे ही क्रिटिकल होते हैं तो हमें ट्रोल किया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं, हमें बताया जाता है कि आपको सिनेमा देखने की समझ नहीं है, आप सिनेमा नहीं देख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब चूंकि कल ही मैंने लिखा कि अगर एक तरफा फिल्म बनेगी तो उसकी समीक्षा भी एक तरफा होगी। हाँ, तटस्थता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कोई भी व्यक्ति फिल्म समीक्षा या किसी भी मीडियम में आप काम कर रहे हैं, वहाँ तटस्थ होकर कोई काम नहीं कर सकते आप। मेरा अपना मानना है, आपका एक पक्ष होता है, आपकी एक सोच समझ होती है, जो आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी समझदारी, आपका जो भी आउटलुक बना उससे तय होता है। वैसे में जो रेगुलर समीक्षक इन दिनों निशाने पर हैं, उनकी चुनौतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, या उनके इस मर्म को समझ पा रहे हैं? आप ने जो सवाल उठाया है मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय कला विरोधी समय। इस समय में, यानी कि अभी जो सत्ता है और सत्ता के समर्थक है, उनका कला से कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, उनके साथ कोई कलाकार है भी नहीं।
अगर देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं है, और उसकी वजह यह है कि वो कला विरोधी, मतलब जिनका कला के प्रति किसी तरह की कोई आस्था नहीं है, उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, वो कभी नहीं समझ सकते। और इसलिए उनका जो रवैया जैसा है वैसा ही हो सकता था और वैसा ही है। एक चीज मैं शायद बहुत अंडरलाइन करके नहीं कह सका अभी तक, वो यह है कि हर समीक्षक और हर फिल्मकार, उनकी एक दृष्टि होती है, और जिसे कह सकते हैं कि वो किसी न किसी विचारधारा में यकीन करता है, भले ही वो ये खुद इस बात को न जानता हो। यानी कि ये हो सकता है कि वो ये समझता हो कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है, और कहते भी हों वो, या ऐसा मानते हों, मानकर कहते हों कि नहीं हमारी कोई विचारधारा नहीं। जो ये कहता है कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, उसकी यही विचारधारा है, ठीक है, और इसके बिना वो चल नहीं सकता। तो विचारधारा तो होती ही है, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, कहीं भी कोई भी हो, आपको एक पक्ष लेना होता है, ठीक है, और एक पक्ष लेना होता है और आप पक्ष लेते हैं। जब आप तटस्थ होने का एक तरह से कहना चाहिए ढोंग करते हैं, तब आप पक्ष ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये तो संभव नहीं है कि आप पक्ष नहीं लेंगे। अब पक्ष जब लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जो आपके पक्ष के विरोध में। ये स्वाभाविक है, चाहे सिनेमा की बात हो या कोई और भी बात हो, कि वो आप जैसे ही पक्ष लेते हैं तो वो आपके विरोध में है। अब जो विरोध में है, जो आपसे असहमत है, अगर बुनियादी तौर पर दो बातें वे दोनों न स्वीकार करते हों तो समस्या आती है। वो यह है कि मैं आपसे असहमत हूं अजय, लेकिन मैं आपके मत का सम्मान करता हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक धारणा ने मुझे ये सिखाया है कि मेरे से असहमत होने वाला का भी अपना एक मत हो सकता है जो मेरे से भिन्न हो। लेकिन अब यह है कि जो मेरा मत है सिर्फ वही सही है, और जो मेरे मत को से असहमत हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो सही नहीं है, और उसका विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, उसको मठियामेट किया जाना चाहिए, उसे बदनाम किया जाना चाहिए। ये खतरनाक है निश्चित रूप से, और ये इस बात को बताता है कि समाज के अंदर लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, लोकतंत्र का एक तरह से धीरे धीरे विनाश हो रहा है, और इसकी अभिव्यक्ति इस रूप में होती है। इससे कैसे निपटा जाए? दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम वह लिखें जो वही चाहते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि हम तो वही लिखेंगे जो हम ठीक समझते हैं। आपको गालियां देनी है, आपको जो करना है करें। ये दूसरा जो है, मेरा अपना विचार है कि सारी विरोधी परिस्थितियों के बावजूद वे लोग जो समझते हैं कि हम जिस बात को ठीक समझते हैं उसे कहेंगे, वो कह रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 लोगों ने अपनी आवाज बदल ली हो, 2-4 लोगों ने बंद कर दी हो, लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच में, आप ही इसके उदाहरण हैं कि जो अपनी बात कहेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखें कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो काफी वोकल है, वो काफी सक्रिय है, वो काफी एग्रेसिव है, लेकिन जो हमारे बात को सुनना चाहते हैं वो भले ही शांत हो, भले ही बिखरे हुए हों, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बात को वाणी देने वाले भी हों। तो ये अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हम इसे करेंगे। ये अकेले की लड़ाई नहीं है, निश्चित रूप से यह एक लंबी, कुछ हद तक थका देने वाली, लेकिन एक लंबी लड़ाई है जिसे लड़ते रहना होता है। आपको ध्यान है कि प्रेमचंद जब लिखते थे तो उन्हें घृणा का प्रचारक कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था अपनी कई कहानियों के द्वारा। इसी तरह से आज इस सिस्टम को जो आलोचना करेगा उसको गालियां पड़ेगी, न केवल गालियां पड़ेगी, बहुत बुरी तरह से। सिनेमा संवाद पर कल जो डिस्कशन आप लोगों ने किया, उसके नीचे जो कमेंट मैंने पढ़े, करीबन 50 एक कमेंट मैंने पढ़े थे,
उस 50 के 50 कमेंट ट्रोल आर्मी के द्वारा किए गए थे और खूब गालियां दी गई थी। निश्चित रूप से वो ट्रोल आर्मी को लगाया गया कि ये काम करो आप इसको, लेकिन देखा तो और लोगों ने भी होगा, सुना भी होगा, कहना उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी आगे आके बताना चाहिए कि क्या डिस्कशन हुआ, लेकिन वो नहीं करते। यह एक सीमा है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपनी बात कहते रहना चाहिए। ट्रोल आर्मी तो लगी रहेगी और हमें जितनी ज़्यादा गालियाँ मिलेगी उसका मतलब है कि हम उतने ही ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। लेकिन फिर भी कई बार निराशा भी होती है, हताशा भी होती है। कई बार होता है कि क्यों कर रहे हैं जब ऐसा है। लेकिन ये एक ऐसा है कि मतलब ये तो हमें ही तय करना होता है कि हमें करें या ना करें। लेकिन मेरा अपना विचार है कि अब 10 साल हमने निकाल लिए हैं इस संघर्ष में, तो आगे भी निकालेंगे। एक जो छूट गया इसमें वो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से फिल्म क्रिटिसिज्म कितना प्रभावित हुआ है। ये एक अजीब, ये मतलब इसमें पिछले 10 साल का कोई रोल नहीं है। ये तो सोशल मीडिया के आने का रोल है। मेरा अपना मानना है कि फिल्म के बारे में सभी को अपना मत रखने का अधिकार है। पहले भी रखते थे। आपने देखा होगा कि सिनेमा देखकर जब कोई आता था और उसे बात कीजिए तो वो ऐसे कहता, अरे ये बहुत घटिया फिल्म है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा कहता, अरे क्या फिल्म है यार, मजा आ गया, और दिलीप कुमार ने तो क्या अभिनय किया, या देवानंद ने तो क्या अभिनय किया। इस तरह के कमेंट आमतौर पर करते हैं और उन्हें करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। अब समस्या यह हो गई है कि वो जो इंडिविजुअल रूप में जो कमेंट किया जाता था वो कहीं पहुंचता नहीं था, सिवाय अपने 2-4 मित्रों के बीच में। अब सोशल मीडिया उसे सार्वजनिक बना देता है, वैश्विक बना देता है और पहुंच जाता है, और तब बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या लिख रहे हैं लोग समीक्षा के नाम पर। अच्छा, चूंकि फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के जो सोशल मीडिया के माध्यम है, उसमें वे जो 2 लाइन में पहले कमेंट करते थे, अब उन्हें मौका मिल गया है कि वो हो सकता है कि 500 शब्दों में करें, 400-500 शब्दों में करें, और बिना तैयारी के करें, बिना समझ के करें, वो जो सोचते हैं वो करें। और उस दौरान में अगर कोई ऐसी बात उनके मतलब उनकी अपनी भी तो समझ होती है ना, उनकी अपनी समझ होती है, अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा के अनुसार वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब इसे रोका तो नहीं जा सकता ना, रोकने का कोई वजह भी नहीं है कि क्यों रोका जाए। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये जो लगातार इस तरह की चीजें करने वाले हैं, जो किसी पर भी कमेंट कर देते हैं, सिनेमा की समझ के बिना ही सिनेमा पर बात करते हैं, ये इससे अपनी जो समीक्षक है सचमुच के, उन्हें अपनी भाषा, अपनी समझ को अलग दिखाई देनी चाहिए उनकी, और उनसे अलग दिखाई देनी चाहिए, और उनको उनकी गति से नहीं लिखना चाहिए। मतलब अगर वो हर सप्ताह उन्हें फिल्म की समीक्षा करनी है, तो भी वह फिल्म की समीक्षा गंभीरता के साथ करे, और वो अलग नजर आनी चाहिए। और एक समीक्षक के तौर पर आपकी पहचान आपके लिखे हुए के द्वारा होनी चाहिए, वो होती है। मतलब लिखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अजय परमात्मज लिख रहे हैं, ये तो लोग जानते हैं ना कि ये अजय परमात्मज है, ये लिखेंगे तो ये पढ़ने लायक है, या और भी लोग हो सकते हैं। तो मेरा अपना विचार है कि सोशल मीडिया को कम से कम उन लोगों को जो गंभीर समीक्षा कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और कभी उनका जवाब नहीं देना चाहिए। मतलब उनके साथ उलझना नहीं चाहिए, बल्कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, गंभीर लोगों के साथ ही बहस करें। वे जो कर रहे हैं ठीक है, हालांकि कई बार उनमें भी कुछ अच्छे लोग निकल आते हैं, कुछ अच्छी समीक्षाएं आ जाती है
लेकिन वो अपवाद रूप में ही होती है, वो कोई ऐसा मतलब कोई नियम नहीं है कि वे लोग बेहतर कुछ कर पाएंगे। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अब अगली बातचीत के लिए तैयारी करते हैं। थैंक यू।